चलिए देखते हैं कि क्या हम किन्हीं सामान्य नियमों के बारे में पता लगा सकते हैं या इस आवर्त सारणी को देखकर क्या हम ऑक्सीकरण अवस्थाओं के लिए किन्हीं सामान्य लक्षणों की बात कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम क्षार धातुओं यानी कि एल्केली मेटल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने इन्हें इस तरह से बॉक्स में बंद कर लिया है और यहाँ पर हाइड्रोजन को मैंने नहीं लिया है। इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे क्योंकि यह एक विशेष स्थिति है। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्षार धातुओं की बात करते हैं यानी वर्ग 1 के इन तत्वों की बात करते हैं तो हम पहले से ही जानते हैं कि ये तत्व इतने ज्यादा विद्युत ऋणात्मक यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते हैं। इनके पास केवल एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है और ये उस इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग सकते हैं। तो इनके लिए शायद से ऑक्सीकरण अवस्था परिकल्पित आवेश होगी भी नहीं। यहाँ पर ये आयनिक बंध बनाने के प्रबल दावेदार हैं। तो अगर ये तत्व किसी अणु में होते हैं और ये बंध बना रहे होते हैं तो ज्यादातर स्थितियों में ये ऑक्सीकृत हो जाते हैं, यानी इनके लिए जो ऑक्सीकरण अवस्था है वह ज्यादातर धनात्मक 1 आती है। अब अगर हम इस वर्ग से एक वर्ग इधर आ जाते हैं तो इस वर्ग में ये सभी क्षार मृदा धातुएं यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं और इनमें 2 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये भी ज्यादा विद्युत ऋणात्मक नहीं होते हैं। अब ये तत्व आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर आयनिक बंध की बात करें और इन्हें बाध्य कर दें कि यहाँ पर आंशिक रूप से इन्हें कुछ नहीं त्यागना है, इन्हें पूर्ण रूप से ही अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने हैं, तो हम कह सकते हैं कि इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वह धनात्मक 2 आ जाएगी। तो अगर यहाँ पर एक परिकल्पित आयनिक बंध की स्थिति है यानी हाइपोथेटिकल आयनिक बॉन्डिंग हो रही है तो हम कहेंगे ज्यादा संभावना यही है कि ये तत्व अपने दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग दें, क्योंकि एक तो ये इतने ज्यादा विद्युत ऋणात्मक नहीं है और दूसरी बात है कि इन तत्वों को अपने संयोजकता कोश यानी कि वैलेंस शेल को पूर्ण करने अर्थात 8 तक पहुंचाने में काफी मुश्किल आएगी। अब चलिए इस आवर्त सारणी के दूसरे पक्ष पर चलते हैं और यहाँ इस वर्ग 7 की बात करते हैं जिसमें हेलोजन्स हैं। तो हेलोजन्स इस आवर्त सारणी के दाएं पक्ष में रहते हैं और ये काफी विद्युत ऋणात्मक होते हैं। इनको संयोजकता इलेक्ट्रॉन के दृष्टिकोण से संतुष्ट होने के लिए केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो ज्यादातर इनका अपचयन होता है यानी कि ये रिड्यूस होते हैं। तो ज्यादातर इनकी ऑक्सीकरण अवस्था ऋणात्मक 1 होती है और मैं बार बार यहाँ पर ज्यादातर शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि हमेशा एक जैसी स्थिति नहीं रहती है। यहाँ पर दूसरी चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन आमतौर पर हम यही समझ सकते हैं कि ज्यादातर ये यही चाहते हैं कि ये किसी तरह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लें। अब चलिए इस वर्ग के एक वर्ग बाईं ओर चलते हैं यानी कि इस छठे वर्ग की बात करते हैं जिसमें हमारा प्रसिद्ध ऑक्सीजन होता है। और हम जानते हैं कि अगर कोई चीज किसी दूसरी चीज को ऑक्सीकृत कर रही होती है तो वह चीज उस दूसरी चीज के साथ वही काम करती है जो कि उसके साथ ऑक्सीजन करता। तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन त्यागे जाना। तो इन वर्गों के तत्व तो ज्यादातर ऑक्सीकृत होते हैं और ऑक्सीजन यहाँ पर एक बेहद ही अच्छा ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसके बारे में सोचने का एक और तरीका हो सकता है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले जाता है, ये तत्व इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं और ज्यादातर 2 इलेक्ट्रॉन ये ले जाते हैं। तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादातर ऋणात्मक 2 होती है और यह एकदम सामान्य सा नियम है। हम यह कह सकते हैं कि इनके लिए जो आवेश है वह ऋणात्मक 2 हो गया है। तो ये तो ज्यादातर अपचयित होते हैं और ये तत्व ज्यादातर ऑक्सीकृत होते हैं। अब हम इसी प्रकार से चल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर वर्ग 5 की बात करते हैं तो इनके लिए जो ज्यादातर ऑक्सीकरण अवस्था है वह ऋणात्मक 3 होती है। तो अगर हम ध्यान देंगे तो समझ पाएंगे कि यहाँ पर एक सामान्य से लक्षण का पालन हो रहा है। आपको बता दूं कि वैसे यह कोई नियम नहीं है और यह बात मैं सबसे बाईं ओर और सबसे दाईं ओर वाले तत्वों के लिए भी कर रहा हूं। यह कोई नियम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम इस आवर्त सारणी के बीच में आ रहे हैं हम देख पा रहे हैं कि जो ज्यादातर ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं इन तत्वों के लिए उनसे हमें विविध यानी कि वैरायटी वाली ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। अब आइए हम इस हाइड्रोजन के बारे में बात कर लेते हैं जिसको हमने पहले यहां पर अलग कर दिया था।
तो अगर हम हाइड्रोजन के बारे में सोचना चाहें तो हाँ, इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि हाइड्रोजन के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यह इस इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अपने 0 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। आप सोच सकते हैं कि यह हाइड्रोजन के लिए एक उचित विन्यास होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप इस हाइड्रोजन को हेलोजन की तरह सोचें। तो हाइड्रोजन को आप एक क्षार धातु के रूप में भी समझ सकते हैं, या फिर हम चाहें तो हाइड्रोजन को उठाकर यहाँ पर भी रख सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को अपने पहले कोश को पूर्ण करने के लिए केवल एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम हाइड्रोजन को यहाँ पर भी रख सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की प्रमुख रूप से धनात्मक या ऋणात्मक एक ऑक्सीकरण अवस्था होती है। अब चलिए इसका एक उदाहरण देखने के लिए हम एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं जिसमें हाइड्रोजन एक ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। तो इसका उदाहरण होगा लिथियम हाइड्राइड। तो लिथियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है और लिथियम इतना ज्यादा विद्युत ऋणात्मक नहीं होता है। तो लिथियम अपना एक इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी दे देगा। तो इस स्थिति में हाइड्रोजन लिथियम को ऑक्सीकृत कर देता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि लिथियम हाइड्रोजन को अपचयित कर देता है और हाइड्रोजन यहाँ पर यह एक इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है। अब यहाँ पर लिथियम पर ऑक्सीकरण अवस्था धनात्मक 1 होगी और हाइड्रोजन पर ऑक्सीकरण अवस्था ऋणात्मक 1 होगी। तो एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि आप इस संकेतन को एक बार अच्छे से समझ जाएं। तो लिथियम तो हाइड्रोजन के द्वारा ऑक्सीकृत हो रहा है और हाइड्रोजन लिथियम के द्वारा अपचयित हो रहा है। अब चलिए एक ऐसे उदाहरण की कल्पना करते हैं जिसमें हाइड्रोजन की एक दूसरी भूमिका होती है। तो यहाँ पर हमारे पास यह हाइड्रोक्साइड है, यानी कि हाइड्रोक्साइड ऋणायन है। इसमें यह एक तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। आप इसकी मूल रूप से एक जल के अणु के रूप में कल्पना कर सकते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन होता है वह तो त्याग दिया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन वह रखता है और यहाँ पर इस पर एक ऋणात्मक आवेश होता है। तो इस तरह से इस पर एक ऋण आवेश होता है। अब चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, और मैं इसे बना लेता हूँ क्योंकि स्थिति यहाँ पर थोड़ी सी मजेदार होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑक्सीजन है और इस पर इस तरह से 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और अगर यह जल हुआ तो यहाँ पर इस तरह से 2 हाइड्रोजन भी आएंगे। अब यहाँ पर इनके मध्य सह संयोजक बंध यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, और अगर हमें जल्द से हाइड्रोक्साइड चाहिए तो मूल रूप से यहाँ पर क्या होगा, यह ऑक्सीजन इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ अपनी ओर खींच लेगा। तो हाइड्रोक्साइड निर्माण के लिए देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, पहले तो यह युग्म, उसके बाद यह युग्म, और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को यह खींच लेगा तो हमें एक नया युग्म यहाँ पर इस तरह से मिल जाएगा। और उसके बाद देखिए यह जो दूसरा हाइड्रोजन है, इस ऑक्सीजन का इसके साथ इस तरह से एक सह संयोजक बंध है, और अब यह जो हाइड्रोजन है यह एक प्रोटॉन के साथ इस तरह अलग हो जाएगा। अब इस पूरी चीज पर इस तरह से एक ऋणावेश होता है, यह हमारा हाइड्रोक्साइड है, इस पर इस तरह से एक ऋणावेश है, और पहले ही हम बात कर चुके थे कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, तो यह इलेक्ट्रॉनों को इस तरह से अपनी ओर खींच के रखेगा। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं, और हम यह तो जानते ही हैं कि ऑक्सीकरण अवस्थाएं मूल रूप से केवल एक बौद्धिक विधि ही है जिसका हम उपयोग यहाँ पर करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें और एक बार के लिए यह मान ले कि ये यहाँ पर सह संयोजक बंध होने की बजाय आयनिक बंध है, तो अब हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पर पूर्ण रूप से एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था अब धनात्मक 1 आ जाएगी, यानी यह हाइड्रोजन इस ऑक्सीकरण के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाएगा। अब ऑक्सीजन ने वैसे यहाँ पर मूल रूप से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, लेकिन हमें यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया जाए कि यहाँ पर यह एक आयनिक बंध है, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि ऑक्सीजन कुल मिलाकर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो इस स्थिति में ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर ऋणात्मक 2 आवेश आ जाएगा। तो जब भी हम यहाँ पर ऊपर इस तरह से ऑक्सीकरण अवस्थाओं और आयनिक आवेशों को दर्शाते हैं, तब हम हमेशा चिन्ह को संख्या लिखने के बाद लिखते हैं,
यह बस इसे लिखने का एक तरीका होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। इन दोनों उदाहरणों के माध्यम से मैं बस आपको यही समझाना चाहता था कि हाइड्रोजन की ऋणात्मक एक ऑक्सीकरण अवस्था भी हो सकती है और धनात्मक एक ऑक्सीकरण अवस्था भी हो सकती है। लेकिन इससे भी ज्यादा एक रोचक चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली यह है कि देखिए, अगर हम इन अणुओं के परमाणुओं की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का योग कर देते हैं तो वह जो योग है वह इस पूरे अणु के आवेश के बराबर आएगा। तो यदि हम लिथियम हाइड्राइड के लिए यहाँ पर धनात्मक एक व ऋणात्मक एक को जोड़ते हैं तो हमें 0 मिलेगा, और यह अर्थपूर्ण भी है क्योंकि यह संपूर्ण अणु यानी कि लिथियम हाइड्राइड उदासीन होता है, यानी न्यूट्रल होता है। इस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। अब समान रूप से यहाँ पर हाइड्रोक्साइड में देखिए, हाइड्रोजन के लिए धनात्मक एक ऑक्सीकरण अवस्था है और ऑक्सीजन के लिए ऋणात्मक 2 ऑक्सीकरण अवस्था है। तो धनात्मक 1 व ऋणात्मक 2 को जोड़ने से हमें ऋणात्मक 1 मिल जाएगा, और हम देख पा रहे हैं कि इस हाइड्रोक्साइड पर भी ऋणात्मक 1 आवेश ही होता है। तो यह एकदम इस ऋणात्मक 1 आवेश के बराबर ही आ रहा है।